अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की और उन इवेंट्स और कंडीशंस की जो कि डाउट क्रिएट करती हैं कि कंपनी वाकई गोइंग कंसर्न है भी या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट सिंपल है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कंपनी आने वाले फ्यूचर में जो 12 मंथ्स आने वाले हैं, अगर उसमें कंपनी ऑपरेट कर रही है तो कंपनी गोइंग कंसर्न है, अदरवाइज नहीं। यानी कि जो आने वाले 12 मंथ्स हैं उसमें कंपनी ने कंटिन्यू रहना है, कंपनी ने बैंकरप्ट नहीं होना, कंपनी ने क्लोज नहीं होना, कंपनी ने टर्मिनेट नहीं होना, उसका चलना लाजमी है, उसके ऑपरेशंस का चलना लाजमी है। वो प्रोडक्शन करे, वो सेल करे, वो परचेज करे, दिस इज़ व्हाट इट वांट्स। अगर वो कंपनी कंटिन्यू नहीं रहती तो उस पर गोइंग कंसर्न की अजम्पशन वैलिड नहीं रहती। मगर ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी पर गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि IAS 1 कहता है कि अकाउंटिंग लॉस जो जनरली कंपनीज फॉलो करती हैं IFRS के, वो उन्हीं कंपनीज पे अप्लाई होंगे जो कि गोइंग कंसर्न होंगी। अदरवाइज IFRS के रूल्स नहीं फॉलो करने जिस कंपनी को टर्मिनेट होना है या फिर बैंकरप्ट होना है आने वाले वक्त में। क्यों? क्योंकि IFRS के मुताबिक हम क्लासिफाई करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ को करंट और नॉन करंट में। करंट एसेट्स वही होते हैं जो कि आने वाले साल में पैसा जनरेट करेंगे, कैश में कन्वर्ट होंगे, और नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेंगे। अब क्योंकि आपकी कंपनी आने वाले 12 मंथ में ही बंद होने वाली है तो फिर नॉन करंट एसेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं जस्टिफाई करता। फिर कंपनी ने सारे एसेट्स को लिक्विडेट करना है और डिफरेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को यूज़ करना है। इसीलिए IFRS के रूल्स ओनली एंड ओनली अप्लाई टू अ कंपनी विच इज रिमेन गोइंग कंसर्न, अदरवाइज नॉट। एज एन ऑडिटर आप पे ये जिम्मेदारी बनती है कि आप मैनेजमेंट से पूछें क्या आपने असेसमेंट की है कि आपकी कंपनी गोइंग कंसर्न रहेगी या नहीं रहेगी। उनसे असेसमेंट आप लें और फिर आप रीड करें कि वाकई वो असेसमेंट ठीक है या नहीं है, और फिर थ्रू आउट ऑडिट आप अपनी आंखें खोली रखें उन इवेंट्स और कंडीशंस पर कि जो डाउट क्रिएट करें कि कंपनी गोइंग कंसर्न रहेगी या नहीं रहेगी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एज एन ऑडिटर आपने यही ओपिनियन देना है कि क्या कंपनी के फाइनेंशियल्स एज पर IFRS बने हुए हैं या नहीं बने हुए। तो अगर कंपनी पर गोइंग कंसर्न की अजम्पशन ही वैलिड नहीं है तो फिर उन्होंने IFRS रूल्स कैसे अप्लाई कर लिए, सवाल बनता है। इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले आप चेक करें कि कंपनी एटलीस्ट ये अजम्पशन वैलिड रखे कि वो गोइंग कंसर्न है, फिर वो IFRS के रूल्स अप्लाई करें और फिर एज एन ऑडिटर आप चेक करें कि जितने भी अकाउंट्स बने हुए हैं वो IFRS के रूल्स के मुताबिक बने हुए हैं या नहीं बने हुए। अगर आपने पूरा चेक कर लिया और एंड में आपको पता लगता है कि गोइंग कंसर्न की अजम्पशन ही वैलिड नहीं है तो फिर ये जो सारी अकाउंटिंग है और ये जो सारा आपने काम किया एज एन ऑडिटर वो ज़ाया है। इसीलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करें और अपनी आंखें खोली रखें उन इवेंट्स एंड कंडीशंस पर जो कि हम अभी जानने वाले हैं, जिसकी वजह से कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं रहती, जिसकी वजह से कंपनी आने वाले 12 मंथ्स में ऑपरेट नहीं रहेगी। क्यों? सबसे पहली वजह है रिकरिंग लॉसेस। कंपनी कंटिन्यूअसली लॉसेस में जा रही है।
ईयर बाय ईयर कंपनी सिर्फ और सिर्फ लॉसेस ही लॉसेस अक्यूमुलेट कर रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंपनी की सेल्स डाउन हो रही हैं, कंपनी के पास रेवेन्यू नहीं आ रहा और कंपनी के एक्सपेंसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने रेंट देना है बिल्डिंग का, कंपनी ने एम्प्लॉयज़ को पे करना है, कंपनी ने यूटिलिटी बिल्स को पे करना है। ये वो सारे एक्सपेंसेस हैं जो कंपनी ने पे करने ही करने हैं और रेवेन्यू आ नहीं रहा। तो अब कंपनी पैसा कहाँ से लाए इन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए? तो वो जाहिर है कि वो एक्सटर्नल सोर्सेस की तरफ जाएगी, फाइनेंसिंग की तरफ जाएगी, वो बैंक्स की तरफ जाएगी, वो शेयर होल्डर्स की तरफ जाएगी कि आप कंपनी को पैसा दें ताकि हम कंपनी को आगे चलाएं। लेकिन क्या ये लॉसेस इटसेल्फ एक डाउट नहीं क्रिएट करते कि कंपनी आखिर पैसा कहाँ से लाएगी जो कंपनी आगे चलेगी? सो एज एन ऑडिटर आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि यू शुड क्वेश्चन मैनेजमेंट, हाउ विल वी ऑपरेट इन नेक्स्ट 12 मंथ्स? क्या आपको फाइनेंस करने वाले बैंक्स हैं भी या नहीं हैं? क्या शेयर होल्डर्स आपको फाइनेंस करेंगे? या अगर आप पेरेंट कंपनी है आपकी और आप उसकी सब्सिडरी हैं, तो क्या पेरेंट कंपनी आपकी जिम्मेदारी लेगी? ये सवालात बनते हैं। ये क्यों बनते हैं? क्योंकि कंपनी रिकरिंग लॉसेस में जा रही है, कंपनी को पैसा नहीं है, चलने के लिए पैसा चाहिए। नेगेटिव कैश फ्लोज, अनदर डाउट क्रिएटिंग अकाउंट। आपके ऑपरेशंस कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रहे। जैसे मैंने आपको बताया, आपकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, वो ज़ाया हो रही है, ऊपर से वेयर हाउसिंग का खर्चा, सेल्स हो नहीं रही, कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद नहीं रहा, डेटर्स आपके बढ़ते जा रहे हैं, पैसा दे नहीं रहे, कैश नहीं आ रहा। रियल जो चीज़ है ना वो कैश है, प्रॉफिट्स रियल नहीं होते। आपको पेमेंट करनी होती है एक्सपेंसेस इन कैश। अगर कैश नहीं है तो फिर एंटिटी चल नहीं सकती। तो अगर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को इंस्पेक्ट किया और आपने देखा कि कंपनी के नेगेटिव कैश फ्लोज हैं, कंपनी सिर्फ फाइनेंसिंग पे चल रही है, कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करी, कंपनी की ऑपरेशनल कैश फ्लोज नेगेटिव आ रहे हैं, कंपनी सिर्फ धड़ाधड़ लोन्स लेते जा रही है, ऐसी कंपनी कब तक रहेगी? सवाल बनता है, क्या आपको बैंक और लोन देने के लिए तैयार है या फिर आप डिफ़ॉल्ट कर जाओगे? ये बड़े सवालात हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव कैश फ्लोज हैं। फिर हम आ जाते हैं एडवर्स फाइनेंशियल रेशोज़ की। जाहिर है जब आपके करंट एसेट्स कम हो जाएंगे और करंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी तो आपका करंट रेशो बहुत ही बुरा दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपके एसेट्स कम हैं और लायबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। आपको पैसा देना अपने पेएबल्स को, अपने शॉर्ट टर्म लोन्स को चुकाने के लिए ज़्यादा है और आपके पास जो कैश पड़ा हुआ है वो इतना नहीं है। इसी तरीके से आपकी लॉन्ग टर्म जो डेट है वो बहुत ज़्यादा है। आपने लोन्स पे लोन्स लिए हुए हैं मगर आपके पास एक्विटी इतनी नहीं है। इवन दो अगर आप कंपनी को सेल भी कर दो फिर भी आपकी लायबिलिटीज़ रिकवर नहीं हो सकती, आप उनकी भरपाई नहीं कर सकते, आपके पास इतना पैसा ही नहीं है क्योंकि डेट टू एक्विटी रेशो वर्स जा रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो नीचे गिरा हुआ है, वन टाइम ओनली, यानी कि आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट है वो सिर्फ सफिशेंट है वन टाइम इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए। यानी कि लोन तो छोड़ें, उसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो ही कवर नहीं हो पा रही प्रॉफिट से, और वो प्रॉफिट भी क्या कैश में है भी या नहीं। अगरचे वो सिर्फ प्रॉफिट अक्रूड बेसिस पे है, डेटर्स के पास पैसा रुका हुआ है, उसको कन्वर्ट होना है कैश में, तभी जाके आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकोगे।
तो ये बड़े सवालात हैं। जब एडवर्स रेशोज होते हैं ये भी ऑडिटर को बताते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत बुरी है, वो आगे नहीं चल पाएगी, क्योंकि जो डेटर हैं आपके वो वेट नहीं करेंगे कि आप उनको जब मर्जी हो आप पैसा दें। जब तक आपकी कंपनी ग्रोथ में आए उनको पैसा चाहिए, उन्होंने आपको ड्यू डेट दे रखी है। अगर आप डिफ़ॉल्ट करेंगे तो वो बैंक्रप्सी का केस फाइल कर देंगे, वो वेट नहीं करेंगे। और जैसे ही बैंक्रप्सी का केस फाइल हुआ आपकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन गई बाहर में, क्योंकि गोइंग कंसर्न का क्योंकि बैंक्रप्सी का मतलब यही होता है कि आपने अपनी कंपनी उसी वक्त इमीडिएट बेसिस पे लिक्विडेट करनी है। उन एसेट्स की जो वैल्यू है उस वक्त उसी पे उसको रिपोर्ट करना है। ये आईएफआरएस के रूल्स गए बाहर में। ये बहुत बड़े सवालात छोड़ देते हैं जब एडवर्स फाइनेंशियल की रेशोज आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखते हैं। इसी तरीके से डिफ़ॉल्ट रिस्क इंक्रीज हो गया। आपने लोन एग्रीमेंट्स उठाए, आपने वहाँ पर डेट कवेनेंट्स देखे। डेट कवेनेंट्स कह रहे हैं कि आपने इन रेशोज़ को मेंटेन करना है, लेकिन कंपनी के जो रेशोज़ हैं वो एडवर्स जा रहे हैं। कंपनी डिफ़ॉल्ट कर रही है अपनी पेमेंट्स पर, ड्यू डेट आ चुकी है लेकिन बैंक्स को पेमेंट नहीं मिल रही, पैसा ही नहीं है कंपनी के पास। ये क्या दिखा रहा है कि आगे चल के बैंक इनको बैंक्रप्सी का केस डालने वाली है, बैंक नहीं रुकेगी। क्योंकि ब्रीच ऑफ डेट कवेनेंस का मतलब है कि एग्रीमेंट आपने तोड़ा, आपके ऊपर वैसे ही केस पड़ जाता है, राइट। तो डिफ़ॉल्ट रिस्क एक बहुत बड़ा रिस्क है जो कि आपको गोइंग कंसर्न नहीं रहने देगा। इसी तरीके से आपने डिविडेंड देना ही छोड़ दिया है, आपने डिसकंटिन्यू कर दिया डिविडेंड्स देना। आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट्स उठाए, आपने 5 साल के पिछले कैश फ्लोज को देखा, डिविडेंड्स दिया ही नहीं है कंपनी ने। तो भाई शेयर होल्डर्स किस तरह से सेटिस्फाई होंगे? शेयर होल्डर्स तो कहेंगे इस कंपनी को अभी जो है वो बंद कर दो। शेयर की प्राइस नीचे गिरती जा रही है क्योंकि मार्केट स्पेकुलेशंस पे चलती है। अगर आपकी कंपनी नहीं देगी डिविडेंड्स तो आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। जब उसकी डिमांड कम हो जाएगी तो शेयर वैल्यू भी कम होती जाएगी, और फिर ऊपर से आप शेयर होल्डर्स जो करंट है उनको फिर आप डिविडेंड्स भी नहीं दे रहे, तो वो कहाँ से सेटिस्फाई होंगे? वो कहेंगे कंपनी को बंद कर दो। ये भी एक बहुत बड़ी एक कंसर्न है कि कंपनी अगर डिविडेंड्स नहीं दे रही तो आने वाले वक्त में शेयर होल्डर्स के प्रेशर में आते हुए या फिर उसकी जो शेयर वैल्यू है जो गिरती नज़र आ रही है शायद वो बेच ही दे अपनी कंपनी। इट्स अनदर डाउट क्रिएटिंग एलिमेंट। और फिर फाइनेंसिंग प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने आपको बताया आपकी कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज़ बहुत हैं, आप पहले से ही बहुत लोन ले चुके हो। क्या आपको अभी इस वक्त कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार भी है या नहीं? आपने देखा फाइनेंशियल रेशोज़ वर्स हैं, कंपनी ने बहुत लोन लिया हुआ है। क्या बैंक अभी भी तैयार है और लोन देने के लिए? क्या शेयर होल्डर्स और पैसा डालने के लिए तैयार हैं? क्या आपकी पेरेंट कंपनी आपको सहारा देने के लिए तैयार है? कौन आखिर आपको सहारा देगा जो आप आने वाले वक्त में चल पाएंगी? ऑपरेट करने के लिए पैसा चाहिए, वो कहाँ से आएगा? अगर फाइनेंसिंग प्रॉब्लम है, आपने बैंक को कंफर्मेशन भेजनी है कि क्या आप इस कंपनी को लोन फैसिलिटी देने के लिए हकदार हैं या नहीं हैं। अगर वो नहीं मानते तो आपने क्वेश्चन करना है कि भाई आप किस तरह से ऑपरेट करोगे? आप तो कह रहे हो कि हम ऑपरेट करेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, आपकी फाइनेंसिंग देने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट विच क्रिएट्स डाउट्स ऑन गोइंग कंसर्न। फिर हमारे पास आते हैं ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, यानी कि कंपनी अब ऑपरेट किस तरह से करेगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन ये ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स शुरू हो रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अभी रशिया और यूक्रेन की वॉर है, इंडिया और चाइना के मसाइल हैं बॉर्डर्स के। इंडिया में जितनी भी मेडिसिन्स बनती हैं उनका जो रॉ मटेरियल है ना, जो सप्लीज हैं, वो आते हैं चाइना से। अगर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया
चाइनीज़ जो है वो इंपोर्ट्स पर अब आप उनसे माल रॉ मटेरियल ख़रीद नहीं सकती। तो फिर क्या आपको लगता है कि जो कंपनीज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हैं, जो मेडिसिन बनाती हैं, वो किस तरह से मेडिसिन बनाएंगी जब रॉ मटेरियल ही नहीं होगा? इसी तरीके से रशिया में बहुत सारे इसेंशियल जो है वो रॉ मटेरियल वहाँ पे पाए जाते हैं। निकल है, पोटाश है, एल्युमिनियम है, ये सारे वहाँ से ज़्यादा जो है वो इनकी प्रोडक्शन होती है। अब रॉ मटेरियल कैसे आएगा कंट्रीज़ की तरफ? वहाँ पर है वॉर, यूक्रेन और रशिया की वॉर। वहाँ पर आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, सप्लाईज पहुँच नहीं रही, तो आपकी कंपनी एंटिटी कैसे चलेगी अगर आपकी जो रिलायंस है वो रशियन पोटाश पे है या एल्युमिनियम पे है? वहाँ से तो आ नहीं सकता। सो इसका मतलब है कि अब आपके ऊपर ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी आ गई। अब आप ऑपरेट नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है जिससे आप फिनिश गुड्स बनाते हैं, या फिर आपका सप्लायर बैंकरप्ट हो गया जिससे आप जो है वो माल ख़रीदते थे, वो एक मेजर सप्लायर था, यानी कि वो जो चीज़ थी वो सिर्फ वही सप्लाई करता था और वो बैंकरप्ट हो गया। अब आपको कौन सप्लाई करेगा? तो ऐसे में बड़ा सवाल ये निशान ये होता है कि आप अगर गुड्स ही नहीं बनाएंगे तो सेल किसकी करेंगे, प्रॉफिट्स कहाँ से लाएंगे, कंपनी किस तरह से ऑपरेट करेगी? लाइकवाइज लॉस ऑफ मेजर कस्टमर, आपका एक ही वाहिद कस्टमर है। फॉर इंस्टेंस आपकी जो प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो रशिया में है और रशिया में वॉर है, आप यहाँ से माल वहाँ बेच नहीं सकते, या फिर रशिया पर जो है वो बैन लग चुका है, प्रेशर पड़ चुका है आपकी कंट्री पर, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, एम्बार्गो लगा दिया रशिया पर कि हम रशिया को अब जो है वो माल नहीं बेचेंगे, यानी कि आपके एक्सपोर्ट्स पे बैन। सो ऐसे में क्या होगा? क्या आपका जो पूरा मार्केट शेयर है वो ख़त्म हो गया? क्योंकि आपका पूरी मार्केट जो थी वो रशिया में थी, आपका कस्टमर ही लॉस हो गया। अब आपकी डिमांड किस तरह से जो है वो सेटिस्फाई होगी? आपका कस्टमर तो रशिया में बैठा हुआ था, कहाँ से आएगा रेवेन्यू? दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जिसे आपने देखना है कि अगर आपका मेजर कस्टमर लॉस हो चुका है तो फिर कंपनी ऑपरेट नहीं कर सकती। लाइकवाइज प्लांट एंड इक्विपमेंट जिससे आप फिनिश गुड्स बनाते हो वो डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गई या वो डैमेज हो गया, अब वो काबिल नहीं है फिनिश गुड्स बनाने के लिए, तो फिर किस तरह से प्रोडक्शन होगी और किस तरह से आप सेल करोगे प्रोडक्ट्स? इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप प्लांट एंड मशीनरी को चेक करें कि वो सही सलामत हो, बिकॉज प्लांट एंड मशीनरी एक बार लगती है वो सालों साल चलती है। इट्स नॉट लाइक कि वो एक एसेट ऐसा है जो जल्दी में दोबारा आप लगा दोगे। फिर हमारे पास लेबर शॉर्टेजेस आती हैं। लेबर शॉर्टेजेस ऑब्वियसली अगर लोग नहीं होंगे काम करने के लिए तो फिर काम कौन करेगा? आपको प्रोडक्शन करनी है तो प्रोडक्शन लाइंस में आपको लोग चाहिए। अगर आपके वर्कर्स स्ट्राइक पे हैं, आपने लॉस जो लेबर के बने हुए हैं वो धड़ाधड़ ब्रीच किए हुए हैं, आप कोई अपने लेबर को इज्जत नहीं देते, आपने उनकी ग्रेचुइटीज़ खा ली, आप वेजेस पे नहीं करते टाइम पे, अब आपकी कंपनी में कोई काम करने के लिए राज़ी ही नहीं है। जब आपके इतने मसाइल हैं, लोग जो है वो धरने दे बैठे हुए हैं आपकी कंपनी के अगेंस्ट, काम नहीं करेंगे कोई तो काम होगा कैसे? बिग क्वेश्चन मार्क। कंपटीशन, आप जानते हैं नोकिया एक टाइम पे लीडर थी मार्केट की, मोबाइल फ़ोन्स की। फिर एक ऐसा टाइम आया जब आईफोन और सैमसंग ने नोकिया को इतना पीछे कर दिया कि अब नोकिया नज़र भी नहीं आता। क्यों?
क्योंकि आपको कंपटीशन ने पीछे कर दिया। एप्पल और सैमसंग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था iOS और एंड्रॉयड, उसको नोकिया ने फॉलो नहीं किया शुरू वाले टाइम में, सो वो पीछे रह गया। तो कंपटीशन जब इतना हैवी आ जाता है ना, तो फिर आपके प्रोडक्ट्स आउटडेट हो जाते हैं, आप मार्केट लूज़ कर जाते हो, आपकी डिमांड गिर जाती है। तो ऐसे में आपका ऑपरेट करना भी नामुमकिन है। तो यानी कि आप आने वाले वक्त में तो 12 मंथ्स में शायद ना चले, बिकॉज आपका कंपैरेटर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको पूरा धकेल चुका है मार्केट से। तो इट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसे ऑडिटर ने देखना है कि क्या ऐसा कोई कंपैरेटर एग्जिस्ट तो नहीं करता कि जो आपके ऊपर बैरियर ही लगा दे एंट्री पे। फिर हमारे पास आते हैं लॉस ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल। देखें, मैनेजमेंट को कंपनी के बारे में हर चीज़ मालूम होती है। अगरचे मैनेजमेंट छोड़ के जा रही है ना कंपनी, तो इसका मतलब ये है कि अब उनको पता है कि कंपनी आने वाले वक्त में नहीं चल पाएगी, इसीलिए उन्होंने कहीं और रिक्रूटमेंट कर ली है अपनी। और इससे बहुत 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 आपको आइडिया हो जाता है कि कंपनी बंद ही होने वाली है। फिर हमारे पास आता है लिटिगेशन। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कंपनी पर हैवी पेनल्टीज पड़ जाती हैं या फिर लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, जिसकी वजह से कंपनी ऑपरेट करती है। अगर लॉस ऑफ लिटिगेशन हो गया और कंपनी जो है वो लाइसेंस लूज़ कर गई, तो फिर तो जाहिर है कि ऑपरेट ही नहीं कर पाएगी, लॉ एंड रेगुलेशन की ब्रीच है। इसीलिए दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि कंपनी पर कोई ऐसा तो केस नहीं है कि जिससे वो लॉस कर जाए अपना लाइसेंस।